हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लास 8 सीकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन नंबर 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपन ने देख लिया था। आज पार्ट नंबर 2 के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बायोलॉजी संबंधित और वीडियो चाहे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे श्वसन संबंधी आयतन, यानी कि श्वसन क्रिया से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ मान वगैरह, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ज्वारीय आयतन, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टीवी, शॉर्ट रूप में टीवी के नाम से इसे जानते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो सामान्य श्वसन के समय एक निश्वसन में फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन या एक उच्च श्वसन में निकाली जाने वाली वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। यानी कि एक बार में अपन ने कितनी वायु अंदर ले सकते हैं फेफड़ों में, वह बताई गई है, या कितनी बाहर निकाल सकते हैं। उस वायु का जो आयतन होता है ना दोस्तों, उसे क्या माना गया है? यहाँ पर ज्वारीय आयतन माना गया है। और ज्वारीय आयतन का जो मान होता है वह अगर देखें तो कितना माना गया? 500 ml। तो प्रति श्वास ज्वारीय निश्वसन या ज्वारीय उच्छ्वसन का मान कितना होता है? 500 ml होता है। इसके पश्चात दूसरी जो बात दे रही वह दे रही कि निश्वसन आरक्षित आयतन। निश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है? निश्वसन का मतलब है अंदर लेना। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV के नाम से इसे अपन जानते हैं। तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वसित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 2500 से 3000 ml होता है। सामान्य भी अपन ने देखा था कितना होता है? 500 ml होता है निश्वसन का। लेकिन बलपूर्वक जबरदस्ती अपन कितनी अंदर ले सकते हैं वायु, उसका मान कितना है? 2500 से 300 ml बताया गया है। अगला देखिए फिर, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। तो उच्च श्वसन आरक्षित आयतन यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वसित कर सकता है, यानी कि नॉर्मल श्वसन क्रिया में तो बाहर निकल रही है वायु, बलपूर्वक अपन कितनी बाहर निकाल सकते हैं, उसे कहा गया है यहाँ पर उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। और इसका मान होता है 1000 से 1100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट आयतन यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम RV, अवशिष्ट आयतन कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्च श्वसित करने के बाद भी फेफड़ों में रह जाता है, यानी बलपूर्वक अपन ने वायु को बाहर निकाल दिया है, उसके पश्चात भी फेफड़ों में जो वायु रह जाती है उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। इसका मान कितना माना गया है? 1100 से 1200 ml होता है। फिर देखिए, निश्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC के नाम से इसे जानते हैं। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है, अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन में ग्रहण करते हैं, इसमें ज्वारीय आयतन तथा निश्वसन आरक्षित आयतन दोनों का मान शामिल होता है। तो ज्वारीय आयतन का तो अपन ने देखा था 500 ml आ रहा था, और निश्वसन आरक्षित आयतन कितना आ रहा था? 3000 ml। तो दोनों का योग करते हैं तो लगभग 3500 ml मानते हैं, या 3000 से 3500 ml। तो इसमें ज्वारीय आयतन तथा निश्वसन आरक्षित आयतन दोनों को मान शामिल होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3000 ml से 3500 ml तक होगा। उच्च श्वसी क्षमता यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC से जानते हैं। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्च श्वसन में बाहर निकाल दी जाती है, इसमें ज्वारीय आयतन और उच्च श्वसित आरक्षित आयतन दोनों का योग होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1500 ml से 1600 ml आ जाएगा। क्योंकि अपन देख रहे थे ज्वारीय आयतन का मान कितना था? 500 था, और जो दूसरा था अपने उच्च श्वसित आरक्षित आयतन वह 1000 से 1100 ml होता है। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 1500 से 1600 ml हो जाएगा। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता जो होती है, यानी कि फंक्शनल
रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। तो यह देखिए सामान्य उच्छ्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बचती है उसमें उच्च श्वसन, आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन शामिल होती है। यानी कि सामान्य अपन उच्छ्वसन यानी कि वायु बाहर निकाल रहे हैं, उसके पश्चात जो फेफड़ों में जो वायु बच जाती है, वायु की मात्रा, इसमें उच्छ्वसन, आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन को शामिल किया जाता है। तो दोनों का अगर योग देखें तो लगभग 2100 से 2300 ml तक यह होता है। इसका मान 2100 से 2300 ml। फिर बात करते हैं जैव क्षमता, विटल कैपेसिटी, तो VC से नाम से जानते हैं। तो यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई तथा अधिकतम निकाली गई वायु होती है। इसका मान जो होता है ना, वह अपन देखते हैं TV प्लस IRV प्लस ERV होता है। तो इसका मान अगर देखेंगे टोटल तो वह कितना आ जाएगा, 4000 से 4600 ml तक होता है। फिर फेफड़ों की कुल क्षमता की अगर अपन बात करते हैं तो वह देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC। तो अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा को फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। इसका मान जो होता है ना, वह क्या होता है, TLC बराबर होता है TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। अतः इसमें अधिकतम कुल मान टोटल देखे तो 5800 ml होता है। फिर देखिए एक पॉइंट आता है कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन क्या होता है? नेचुरल श्वसन की क्रिया तो अपन करते हैं, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। तो जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना जैसे कि डूबना, पानी में डूब जाता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, विद्युत प्रभाव, प्रघात हो जाता है या अन्य परिस्थितियों में श्वास रुक जाए ना, लेकिन यदि हृदय स्पंदन जारी रहता है तो कृत्रिम श्वसन देकर मानव जीवन को बचाया जा सकता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति डूब जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव होता है, विद्युत करंट वगैरह लगता है या अन्य परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति की हृदय धड़कन तो चालू रहती है लेकिन श्वास रुक जाता है। तो उस समय अपन जो विधि काम में लेते हैं वह कृत्रिम श्वसन कहलाती है। कृत्रिम श्वसन की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो कृत्रिम श्वसन है उसमें देखिए श्वसन की सहायता से श्वसन केंद्रों को सक्रिय कर सामान्य श्वसन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कृत्रिम श्वसन के लिए मुख श्वसन विधि अधिक कारगर मानी गई है। इसमें देखो करते हैं क्या प्रक्रिया, देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो रोगी व्यक्ति है, रोगी को सीधा लिटाकर अपना एक हाथ उसके माथे पर तथा दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाकर गर्दन को इस प्रकार ऊंचा करते हैं ताकि गर्दन खिंच जाए तथा जीभ गले के पिछले भाग से अलग हो जाए, जिससे बंद श्वसन मार्ग क्या हो जाता है, खुले जाता है। यानी कि व्यक्ति को लिटा देंगे, लेटाकर एक हाथ उसके माथे पर तथा दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाकर गर्दन को अपन क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे ताकि जो जीभ होगी वह आगे की ओर आ जाती है, क्योंकि जीभ जब पीछे की ओर खिंच जाती है तो वह श्वसन मार्ग में अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए अपन मानते हैं इस विधि से श्वसन मार्ग खुल जाता है। इसके बाद में देखिए माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक बंद करते हुए नाक को बंद कर देंगे और कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति अपना मुख रोगी के मुख पर इस प्रकार रखे कि वायु अवकाश न रहे। यानी कि माथे पर रखे हाथ से रोगी की नाक बंद कर देनी चाहिए अपने को, और नाक बंद करके उसके मुख के अंदर जोर से हवा भरनी चाहिए, और हवा भरते समय ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार का मुख से मुख के बीच में गैप या अवकाश नहीं होना चाहिए। मुख को मुख के ऊपर रखकर जोर से हवा भरनी चाहिए। रोगी के मुख में 1 मिनट में लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन से दोगुनी हवा भरनी चाहिए। ज्वारीय आयतन अपन देख रहे थे लगभग 1000, तो 12000 से ज़्यादा हो जाएगी 12 बार में, तो ज्वारीय आयतन से दोगुनी भरनी चाहिए। ज्वारीय आयतन 500 ml मान रहे थे अपन, ज्वारीय आयतन 500 ml, तो 500 ml एक का अगर दोगुनी देखें तो 1000, 12 बार का देखेंगे तो 12000 हो जाएगी, तो भरनी चाहिए। रोगी के मुख व नाक को खुला छोड़ते हुए रोगी के उच्छ्वसन की भी जांच करनी चाहिए। यानी कि अपन वायु तो भर रहे हैं, फिर उच्छ्वसन यानी वापस कितनी आ रही उसकी भी अपने को जांच करनी चाहिए, होता है कृत्रिम श्वसन। अब कुछ श्वसन संबंधी देखो दोस्तों रोग भी होते हैं, श्वसन संबंधी रोग, उनके बारे में भी आज अपन चर्चा
करने वाले हैं। तो श्वसन संबंधी जो रोग हैं उनमें फर्स्ट अपने दे रखा है अस्थमा या दमा। तो यह रोग परागकण, धूलकण, खाद्य पदार्थ, धुआं, ठंड, धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। इस रोग में श्वसन लेने में कठिनाई होती है। इस रोग में श्वसनियों में अधिक श्लेष्मा बन जाता है, सूजन आ जाती है तथा श्वसनियों का संकरा हो जाने के कारण श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इससे बचने के लिए एलर्जन जो कारक होते हैं जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है उन कारकों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यानी अस्थमा या दमा क्या होता है, एक एलर्जेटिक बीमारी होती है जिसके कारण अपन कहते हैं व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, कठिनाई होती है। और यह एलर्जी अपन मान सकते हैं परागकणों के द्वारा हो सकती है, धूल मिट्टी कण, खाद्य पदार्थ, ठंड, धूम्रपान आदि से हो सकती है। तो इसका इलाज एक ही है, जो भी एलर्जन कारक होते हैं जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है उनसे दूर रहना चाहिए। और इसके उपचार हेतु ब्रोंकोहाइलेटर तथा एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। दूसरा दे रखा है श्वसनी सोत रोग। इसमें देखिए क्या होता है, श्वसनी की आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने के कारण लगातार खांसी, अत्यधिक श्लेष्मा, हरा पीला कफ तथा श्वास लेने में कठिनाई इस रोग के लक्षण माने जाते हैं। सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायनों के कारण, अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनने के कारण श्वसनी में सूजन आ जाती है और धूम्रपान से दूर रहकर इस रोग से बचा जा सकता है। वात स्फीति या इंसाफिमा, तो देखिए धूम्रपान से फेफड़ों में लगातार उत्तेजना होती रहती है जिससे कुपिका भित्ति जो होती है वह नष्ट हो जाती है। फेफड़ों में वायु के स्थान फैलकर बड़े हो जाते हैं तथा श्वसन सतह का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। और उच्च श्वसन के बाद फेफड़ों में काफ़ी जो वायु होती है वह भरी रहती है। उच्च श्वसन यानी कि वायु बाहर निकालने के पश्चात भी वायु भरी रहती है। सूजन, अत्यधिक कफ एवं श्वसनियों के संकरा हो जाने के कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है। इससे बचने के लिए धूम्रपान से दूर रहना चाहिए तथा एंटीबायोटिक तथा ब्रोंको डायलेटर का उपयोग करना चाहिए। फिर दे रखा है निमोनिया, जो कि एक मुख्य बीमारी है श्वसन से संबंधित। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु होता है उसके द्वारा यह रोग होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फेफड़ों के संक्रमण से यह रोग होता है। इस संक्रमण से कुपिकाएँ जो होती है मृत तथा तरल से भर जाती है जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है। यह बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में अधिक होता है क्योंकि उनके अंदर अपन मानते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है वह कमज़ोर होता है। फिर फेफड़ों का कैंसर, तो सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायन कैंसर जनक होते हैं। धुएं से श्वसनियों की उपकला में उत्तेजना से अनियंत्रित कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है जिससे धीरे धीरे फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। फिर इसके पश्चात अगला जो रोग दे रखा है सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। तो इसमें क्या होता है, यह रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। ऐसे श्रमिक जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों या कारखानों में कार्य करते हैं ना, उनमें यह रोग होने की संभावना अधिक होती है और श्वास के साथ इन पदार्थों के कण जो होते हैं फेफड़ों में चले जाते हैं तथा फेफड़ों के ऊपरी भाग में फाइब्रोसिस जो तंतु में ऊतक में वृद्धि तथा सूजन उत्पन्न करते हैं। ये दोनों रोग असाध्य होते हैं जिनका इलाज नहीं होता है, अतः जिन कारणों से होता है उनसे क्या होना चाहिए, बचना ही उपाय माना गया है। तो दोस्तों ये थे श्वसन से संबंधित कुछ बीमारियां। तो इसी के साथ जो अपना लेसन होता है वह कंप्लीट होता है। इसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसके जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो इस लेसन के नोट्स बनाकर आप ग्रुप में सेंड कीजिए और उन्हें तैयार ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।